नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली की खबर के साथ। देश की राजधानी दिल्ली में अप्रैल-मई महीने में कोरोना वायरस ने विकराल रूप धरा था। इस दौरान दिल्ली सरकार ने कई अस्थायी कोविड केयर सेंटर्स बनवाए थे, जो लगभग अभी खाली पड़े हुए हैं क्योंकि संक्रमण के मामले तेजी से नीचे जा रहे हैं। इस पर दिल्ली सरकार का कहना है कि यहाँ बेड्स की संख्या तो घटाई जाएगी, लेकिन पिछले साल की तरह इन्हें बंद नहीं किया जाएगा। इन बेड्स के लिए अप्रैल मई महीने में ऐसी मारामारी थी कि कई लोग गुजर गए, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिल सकी। लेकिन आज ये खाली पड़े हैं। ये मध्य दिल्ली का शहनाई बैंक्वेट हॉल है। लोकनायक हॉस्पिटल के ठीक सामने बने इस बैंक्वेट हॉल को अप्रैल में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया था। कभी यहाँ दाखिला मिलना मुश्किल था, लेकिन अब एक भी मरीज नहीं है। लेकिन ये सेंटर अभी बना रहेगा। अभी तो ये जो फैसिलिटी हैं ये चालू रहेंगी, क्योंकि अभी हम थर्ड वेव का तैयारी कर रहे हैं और थर्ड वेव में जो बेड्स हैं वो जैसे पीडियाट्रिक्स बेड्स की संख्या हम बढ़ा रहे हैं, आईसीयू की संख्या हम बढ़ा रहे हैं, तो ये अभी कंटिन्यू रहेगा। जब तक कि हमें कोई अगला आदेश ना मिले तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू में दिल्ली सरकार के स्कूल में 125 बेड का कोविड केयर सेंटर है। यहाँ केवल 2 मरीज एडमिट हैं। छतरपुर में बने सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में 596 बेड्स हैं, सिर्फ 2 मरीज एडमिट हैं। कुल मिलाकर ऐसे 8 अस्थायी कोविड केयर सेंटर हैं, जिनमें 3581 बेड्स हैं, जबकि 38 मरीज ही एडमिट हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि अभी यहाँ बेड तो कम किए जाएंगे, लेकिन किसी को भी बंद नहीं किया जाएगा। इनको डीएस्केलेट किया जा रहा है, इनको कम किया जाएगा, ख़त्म नहीं करेंगे। अभी देखो, सबको वर्किंग कंडीशन में रखा जाएगा। अगर मान लो भगवान से प्रार्थना करते दोबारा से वेव ना आए, अगर आती है किसी वजह से, तो हमें तैयार रहना होगा। फिर अप्रैल मई जैसे खौफनाक दिन ना लौटें, इसलिए भी ज़रूरी है कि अभी ये सेंटर बनाए रखे जाएं। जून के महीने में ये तस्वीरें देखकर यकीन ही नहीं होता कि हमने अप्रैल और मई में कितने बुरे हालात देखे हैं। इसलिए ईश्वर से दुआ करें और जितना हो सके सावधानी बरतें, ताकि जो हालात हमने देखे हैं वो फिर दोबारा ना देखने पड़े। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तीसरी लहर की चर्चा हर तरफ चल रही है और अंदेशा है कि इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर नजर आ सकता है। और इस चिंता के बीच भारतीय रिसर्चर्स ने एक अहम अध्ययन किया है। ये जो अध्ययन है ये पुणे के बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ है 548 बच्चों पर, जिसमें पाया गया है कि मीजल्स का टीका यानी कि खसरे का टीका बच्चों को कोरोना के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। 87% इसे प्रभावशाली बताया गया है। देखिए पूरी खबर। क्या मीजल्स यानी खसरे का टीका बच्चों को कोरोना वायरस से बचा सकता है? पुणे में विशेषज्ञों के एक समूह ने अपने शोध में ये दावा किया है। पुणे के बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के 9 शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में पाया है कि खसरे का टीका बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकता है। अध्ययन में 1 से 17 वर्ष की आयु के 548 बच्चे शामिल थे। शोध में सामने आया कि खसरे की वैक्सीन कोविड के खिलाफ 87% तक असरदार है। जिन बच्चों को वैक्सीन लगी थी उन्हें कोरोना संक्रमण की आशंका टीका नहीं लगवाने वाले बच्चों की तुलना में कम थी। शोध इस महीने पीयर रिव्यू इंटरनेशनल जर्नल ह्यूमन वैक्सीन एंड इम्यूनोथेरेप्यूटिक्स में प्रकाशित हुआ है। स्टडी के प्रमुख रिसर्चर और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलेश गुर्जर ने कहा कि स्टडी के नतीजे बेहद सकारात्मक हैं और रैंडम क्लिनिकल ट्रायल के जरिए इस नई खोज पर मुहर लग सकती है। इसके लिए 2 टीके थे इम्पोर्टेंट, एक था बीसीजी और दूसरा था एमएमआर। तो दोनों टीकों का अभ्यास करने के बाद मेरे को पता चला कि एमएमआर का टीका कारगर होने के ज्यादा चांसेस है। तो हमने ये स्टडी किया और ये स्टडी में पाया कि एमएमआर का टीका 87% प्रभावी हो सकता है। तो अभी उसके लिए और स्टडी करने की जरूरत है। ये क्यों प्रभावी है? क्योंकि जो मीजल्स, जो गोवर का जो टीका है, वो गोवर का जो और कोविड का जो एंटीजन है, वो एंटीजन में सिमिलैरिटी मतलब समानता पाई गई है। और रूबेला का जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है और कोविड का अमीनो एसिड सीक्वेंस, उसमें भी समानता पाई गई है। अभी हम इससे क्या कर सकते हैं? अभी के लिए जब तक बच्चों को टीका नहीं आता तब तक क्या कर सकते हैं? जो बच्चों का टीकाकरण रह गया है, कोविड के कारण हो, कोई पर्सनल कारण हो या फिर किसी और कारण हो, तो वो टीका करवा ले। ये सबसे जरूरी बात है। हम जितना टीका करवाएंगे उतना ही हमको प्रोटेक्शन मिलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। खसरे का टीका बीते 35 वर्षों से भारत के टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा रहा है।
9 महीने और 15 महीने पर यह वैक्सीन दी जाती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 4 से 5 साल की उम्र में तीसरा डोज भी अहम है। संक्रमण न होने की गारंटी नहीं, पर रोग का प्रभाव कम होने की संभावना जरूर है। आमतौर पे मीजल्स यानी कि खसरे के टीके 9 महीने पे, 15 महीने पे और 5 साल पे दिए जाते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे ज़्यादातर 9 और 15 महीने का टीका लेते हैं और 5 साल का टीका रह जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे को कोविड हुआ है उसमें काफ़ी बच्चे जो 9 महीने का, 15 महीने का खसरे का यानी मीजल्स का टीका ले चुके हैं, फिर भी उनको कोविड हुआ है। ये अलग बात है कि कोविड उनको ज़्यादा परेशानी नहीं की है। कोविड ज़्यादातर असिम्टोमेटिक रहा है या मामूली बुखार आया और 1-2 दिन में अच्छे हो गए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने तीनों टीके ले लिए, 9 महीने का, 15 महीने का और 5 साल का, उनके बाद भी उनको कोविड का संक्रमण हुआ है। ज़्यादातर बच्चे वो यूजुअली असिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स में रहे, फीवर या झोला उल्टी या खांसी सर्दी हुई है और 2-3 दिन में अच्छे हो गए। जिन लोगों को, बच्चों को मीजल्स वैक्सीन मिली है, उनमें कोरोना के लक्षण बहुत ही कम मात्रा में और सिवियरिटी भी बहुत कम मात्रा में देखी गई है। एज अगेंस्ट जो बच्चे जिनको मीजल्स वैक्सीन नहीं मिले, उनमें ज़्यादातर सिवियरिटी ज़्यादा होने के चांसेस है। देश में साल 2018 से 18 साल से कम उम्र के उन बच्चों को कवर करने के लिए एक अभियान शुरू हुआ जिन्हें समय पर टीका नहीं मिला था। एक्सपर्ट्स भी सलाह दे रहे हैं कि जिन बच्चों को खसरे का टीका नहीं लग सका था, उन्हें तीसरी लहर से पहले लगाने की कोशिश हो। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। खबर मथुरा से, जहां कुछ लड़कों ने एक लड़की के घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की। परिवार वालों ने विरोध किया तो उसे छत से नीचे फेंक दिया, जिससे लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और उसे इलाज के लिए आगरा भेजा गया है। मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मथुरा की एक सन्नाटी गली में अचानक एक 2 मंजिला इमारत की छत से एक 17 साल की बच्ची नीचे फेंकी जाती है। उसके पीछे दौड़ते हुए उसके घर वाले आते हैं। इसके पहले 3 युवक वहां सीसीटीवी में आते दिखते हैं। आरोप है कि ये लड़की से छेड़खानी करते थे और इन्होंने ही घर में घुस के लड़की को नीचे फेंका। बोले कि अभी आ रहे हैं हम। 3 लोग आए के तुरंत ही घर में घुस के मारपीट शुरू कर दी और हमारी लड़की दूसरी मंजिल पे तो नीचे गिर गई और मारपीट के भाग गए। मथुरा की सड़कों पे ये लड़के पिछले 1 साल से बच्ची से छेड़खानी करते थे, ऐसा उसके परिवार वालों का आरोप है। उस रोज उन्होंने बच्ची के पिता को फोन कर पहले बदतमीजी की, फिर घर आकर ये कांड कर दिया। एकदम से आए 3 लड़के, हमसे हाथापाई करी है। हमने एक लड़का बंद कर लिया, फिर 2 जने मौका पा गए कि वो लड़का बंद है, हमारा वाकई में ध्यान चलेगा। वाने हमारी ननद को ऊपर ले गए खींच के जबरदस्ती और ऊपर से 3 मंजिल से नीचे फेंक दिया है। बच्ची गंभीर हालत में मथुरा के एक अस्पताल में भर्ती की गई। डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। बेहतर इलाज के लिए अब उसे आगरा के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पे आईपीसी की दफ़ा 323, 307, 452, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। इस घटना के संबंधित सभी पहलुओं को विवेचना में शामिल किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज भी हैं। इसके अतिरिक्त परिजनों से आकर के हमने भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। जैसे ही बालिका अपना पूरा बयान दर्ज कराने की स्थिति में होंगी और जानकारियां प्राप्त करके अति शीघ्र इस घटना का सही अनावरण किया जाएगा। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस पे एक ट्वीट कर सरकार पे हमला किया है। उन्होंने लिखा है कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध हो रहे हैं कि रूह कांप जाए, लेकिन सरकार सो रही है। मथुरा में 1 साल से लड़की को परेशान कर रहे गुंडों ने घर में घुसकर उसे छत से फेंक दिया है। उसकी उम्र 17 साल है। घर वाले कहते हैं कि 1 साल से उसके साथ छेड़खानी हो रही थी। एक 16 साल की बच्ची की उम्र क्या होती है? क्या ट्रॉमा होगा उसका कि घर से बाहर भी ना निकल पाए, स्कूल भी ना जा पाए। शायद रोज़ सोचती हो कि आज बाहर निकलने पे क्या होगा, और क्या बेबसी होगी उस बच्ची की और उसके घर वालों की कि उसके घर में घुस के छत से उसे फेंक दिया जाए। मथुरा में सौरभ गौतम और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो पड़ोसी राज्य की पुलिस से भी भिड़ने लगे हैं। मुरैना से निकले रेत माफियाओं ने राजस्थान की पुलिस पर गोली चलाई। बालू की अवैध तस्करी रोके जाने पर किस तरह से पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, अनुराग द्वारी की इस रिपोर्ट में देखिए। रेत माफिया मुरैना से 4 ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल से अवैध रूप से रेत भरकर धौलपुर जा रहा था। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके। पुलिस ने रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा किया तो रेत माफिया ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में राजस्थान पुलिस ने भी फायरिंग कर दी। मध्य प्रदेश की तरफ से 4 ट्रैक्टर आए, जिसमें 5-6 लोग सवार थे। इनको रोकने की कोशिश हुई तो इन्होंने पुलिस जाब्ते पर फायर किया। पुलिस जाब्ते द्वारा भी जवाबी फायरिंग करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक व्यक्ति को दबोचा है। अवैध हथियारों से लैस रेत माफिया ने मंगलवार को मुरैना में ही एसडीओ श्रद्धा पांडरे पर 11वीं बार हमला किया। कुछ दिनों पहले ही उनकी टीम को घेर कर हमला किया गया था। तुमने जानबूझ के ट्रैक्टर दिया, जानबूझ के नहीं। उधर खरगोन में रेत खदान ठेकेदार और खनन माफिया ने नर्मदा तटीय इलाकों को बीहड़ सा बना दिया है। लॉकडाउन के दौरान भी महेश्वर कसरावत क्षेत्र में नर्मदा तट से लगे हिस्सों में जमकर रेत निकाली गई। कई पेड़ों को काटकर कच्चा रास्ता भी बना दिया गया। इसमें जब जैसे जुलाई अगस्त के महीने में जब इनको रेत खदान आवंटित करी गई थी तो इनको बाकायदा हमारे राजस्व विभाग और खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सीमांकन कराकर बोर्ड एक बाकायदा वहाँ चस्पा कराया गया था कि यह आपका स्वीकृत क्षेत्र है। अगर इसके अलावा भी वो कहीं इधर उधर खोद रहे हैं तो बिल्कुल जब जब संज्ञान में आता है हमारी टीम और मैं स्वयं रात में जाकर, अभी हम लोग पिछली कार्रवाई करी उसमें भी 8:30 बजे तक जाकर कार्रवाई करते हैं। नर्मदा नदी, मां नर्मदा नदी हमारे यहाँ है। विपक्ष का आरोप है कि प्रशासन सिर्फ कागजी कार्रवाई करता है, इसलिए ठेकेदारों के हौसले बुलंद हैं। इन्होंने ठेके पे एक व्यक्ति विशेष को किसी को दिया है, जितना रकबा स्वीकृत करके ठेके पर दिया है उस रकबे में तो खनन नहीं हो रहा क्योंकि रेत नहीं उसमें, और ये खनन जो कर रहे हैं उसके अतिरिक्त रकबे में ये खनन कर रहे हैं। सरकारी जमीन पे भी खनन कर रहे हैं, किसी की प्राइवेट जमीन पे भी खनन कर रहे हैं। इन सब हमलों और कैबिनेट में मंत्रियों के विरोध के बावजूद सरकार ने रेत कारोबारियों को राहत देने का फैसला कर लिया, जबकि कुछ मंत्रियों ने ये तक कहा कि कारोबारियों को राहत देने की क्या जरूरत है, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। कोविड महामारी के कारण से जो अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी उसमें रेत समूह के जो ठेकेदार हैं उनको आज नई जो हमारे मंत्रिपरिषद में निर्णय आया था, जो वैधानिक कठिनाइयां आ रही हैं उन्हें दूर करने का आज कैबिनेट ने तय किया है कि बाजार में जो मकान बन रहे हैं वहाँ भी दिक्कत ना आए और ठेकेदारों को भी दिक्कत ना आए, ऐसा मध्य मार्ग निकालने का कैबिनेट ने तय किया है। तय हुआ है कि रेत ठेकेदारों को जुलाई में 10% से बढ़ाकर पैसा नहीं देना पड़ेगा। मई से सितंबर तक की मासिक रॉयल्टी की राशि 50% देनी होगी। बाकी पैसा 2022 में 3 महीने की किश्तों में लिया जाएगा। जिन रेत समूहों के ठेके 30 जून 2023 तक हैं, उनसे बकाया पैसा 1 अप्रैल 2022 से तिमाही किश्त में 5 किश्तों में लेंगे। चंबल में दशकों से रेत खनन की इजाजत नहीं, बावजूद इसके चंबल का सीना धड़ल्ले से रेत माफिया छलनी कर रहा है। नर्मदा को भी छलनी कर करके चंबल के बीहड़ों में तब्दील किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में हर नेता में खुद को नर्मदा पुत्र बनाने की होड़ मची रहती है, लेकिन दरअसल उन्हें फिक्र है तो रेत ठेकेदारों की, और ठेकेदार हैं जिन्हें ना तो पर्यावरण की फिक्र है, ना ही नर्मदा की और ना ही मध्य प्रदेश की। उन्हें फिक्र है तो बस अपने मुनाफे की। मुरैना से उपेंद्र गौतम, खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और तमिलनाडु में स्निफर डॉग को किस तरह से दी गई 21 बुलेट फायर्स की आखिरी सलामी दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ।
दिल्ली भी खुल गई है और दिल्ली हाट भी, लेकिन लोगों की आवाजाही नहीं के बराबर है। जिस हाट में रोजाना 10,000 के करीब लोग नजर आते थे, अब 500 लोग भी नजर नहीं आ रहे। बुनकरों और देश भर के कलाकारों का घर दिल्ली हाट फिलहाल सन्नाटे में है। सोनाक्षी चक्रवर्ती की रिपोर्ट देखिए। कभी देश भर के कारीगरों और हस्तशिल्प को जगह देने के लिए और अपने कला और सांस्कृतिक समारोहों के लिए मशहूर दिल्ली हाट सन्नाटे में डूबा है। जिस बाजार में पीक दिनों में 10,000 लोग तक रोज चले आते थे और समारोह में 20,000 तक लोग दिखते थे, वहां अब बस 500 लोग नजर आ रहे हैं। कितने में चाय बेच रहे हो? 5 रुपए की दे रहे हैं। जो 10 रुपए का हुआ करता था 5 रुपए में बेच रहे हो, ऐसा कैसे, क्यों? नहीं कहा। 73 साल के राम यूपी के जौनपुर से हैं। अब दिल्ली में रहते हैं। बताते हैं कि बुढ़ापे की वजह से नौकरी छूट गई। गुजारे के लिए बाजार में चाय बेचते हैं, लेकिन अब इतने मजबूर हैं कि 10 रुपए की चाय 5 रुपए में बेच रहे हैं। कह रहे 5 में देंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। क्या करें? इजाज हुसैन और मीरा जैसे छोटे कारोबारियों ने ऑनलाइन काम करने की कोशिश की, लेकिन इससे बहुत मदद नहीं मिली। अभी क्या काम है नहीं, सेल नहीं है, बिल्कुल बिक्री नहीं है, तो थोड़ा बहुत बिक जाता है तो उसी को हम भेज देते हैं, फिर उससे उनका सबका कारीगरों का खर्चा चलता है। कोविड से 1 दिन पहले ही है ना, मेरा हस्बैंड खत्म हो गए, उनकी डेथ हो गई। बच्चे हैं, उनकी स्कूल की फीस है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है बच्चों की, तो उनकी भी फीस है। 24 साल से दिल्ली हाट के फर्श बुहारने वाली संतोष कहती हैं कि अब ये बाजार भूतहा शहर लगता है। इसके फिर से खोलने का फैसला सही है। इसलिए थोड़ा काम चलेगा, अच्छा रहेगा, सबकी रोजी रोटी चलेगी। कभी दिल्ली हाट के फूड स्टॉल भरे रहते थे, लोगों को इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ कुर्सियां खाली हैं। दिल्ली खुल रही है तो अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। दिल्ली हाट के मैनेजमेंट का कहना है कि कारीगरों और बुनकरों की मदद के लिए अभी स्टॉल का किराया नहीं लिया जा रहा है, ये फ्री कर दिया गया है। विजिटर्स की एंट्री फी थी 30 रुपये, फॉरेनर्स के लिए 100 रुपये, वो भी हमने फ्री किया कि विजिटर्स भी आ सकें। कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि विजिटर्स भी हमारे पास अभी तक पर डे एवरेज 250-300 ही आ पा रहे हैं। दिल्ली हाट, इस दीवारों पर एक टाइम पे सलवार सूट और साड़ी के साथ रंगीनियत छाई हुई थी, लेकिन अब इन्हीं दीवारों पर सन्नाटा छाया हुआ है। कोरोना वायरस महामारी के कारण कई ऐसे कारीगर हैं जिन्होंने अपना काम खो दिया है, लेकिन कई ऐसे कारीगर हैं जो वापस गांव से शहर आ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि वो कुछ और पैसे कमा पाए, क्योंकि धीरे धीरे करके दिल्ली अब खुल चुका है। सहयोगी राकेश सिंह के साथ दिल्ली में सोनाक्षी चक्रवर्ती, एनडीटीवी के लिए। और अब आइए आपको दिखाते हैं तमिलनाडु में किस तरह से स्निफर डॉग राजा राजन को आखिरी सलामी दी गई। राजा राजन बीते 10 सालों से पुलिस को जासूसी में मदद कर रहा था। राजा राजन ने हत्या और लूट से जुड़े कई गंभीर केसों को सुलझाने में मदद की है। करीब 10 सालों से तंजौर पुलिस के साथ काम किया और आखिर में बढ़ती उम्र की वजह से जान गंवा दी। पुलिस ने स्निफर डॉग राजा राजन को सम्मान के साथ 21 बुलेट फायर्स की सलामी दी। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।